तो जिसका था आप सभी को इंतजार वो घड़ी आ गई है बच्चों, और अब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं द मास्टर प्लान ऑफ द बायोलॉजी जो अगले 2 महीने में हम करने वाले हैं। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप होंगे शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। सो द मास्टर प्लान इज ऑल अबाउट कि हम ये 2 महीने में क्या डिस्कस करने वाले हैं। मास्टर प्लान एक बहुत ही एसेंशियल चीज है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि मैम 4-5 ही तो चैप्टर हैं, फिर हम बार बार उन्हीं को क्यों पढ़ते रहते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आप किसी सीनियर से पूछेंगे कि बायो में आपके पूरे मार्क्स कैसे आए या साइंस में आपके पूरे मार्क्स कैसे आए, तो पता है वो क्या बोलेगा कि मैम ने हमको एक ही चीज को इतने बार पढ़ा दिया था कि वो ना बनने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मल्टीपल बुक्स को एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को मल्टीपल बार पढ़िए, ताकि होगा ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी तो आपको जो भी आपका क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम वैसा ही आएगा, आप लिख के आ जाएगा। खासकर जब कभी हम किसी थ्योरी सब्जेक्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें बायोलॉजी हो गया, सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वहां पर तो आप एक क्वेश्चन को जितने बार पढ़े ना उतना ही कम है। तो आप ये ना सोचिएगा कि बायोलॉजी में 5 चैप्टर तो एक बार पढ़ लिए तो खत्म नहीं। जब बार मैम आपको टॉप 20, टॉप 50, मैराथन 75, 100 इस टाइप के क्वेश्चन कराती है, तो उनका टारगेट क्या होता है कि मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, कायदे से तो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊं, फिर भी बार मैम क्यों पढ़ाती रहती है? इसलिए कि कम से कम अगर आप 20 बार वो सवाल देखेंगे और वो एग्जाम में आएगा तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। हमेशा मैम ये क्यों आपको प्रेशराइज करती है, चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में आग लगनी चाहिए, क्योंकि आप टाइप करेंगे। जब आप टाइप करेंगे तो चीजें आप लर्न करते एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही एग्जाम में आप बायो के सवाल देखेंगे वो आपको मक्खन की तरह लगेंगे और आप एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि आप 20 बार 30 बार उसी क्वेश्चन को पढ़ के आए हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है वो अगले 2 महीने में कैसी चलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है लास्ट टाइम मैंने मास्टर प्लान बनाया था तो उसमें दिसंबर इंक्लूड कर दिया था, इसलिए मैंने फ्रेश बना रही हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, मास्टर प्लान बनाने से पहले ये मास्टर प्लान मैं आपको दे रही हूं कि मैं आपको करवाने वाली हूं, आपको स्वयं का मास्टर प्लान स्वयं डिजाइन करना पड़ेगा। दिस मास्टर प्लान इज ओनली फॉर बायोलॉजी, ठीक है? अब देखो भैया, ऐसा है कि हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी, ठीक है? हम बात कर रहे हैं जनवरी की। हम जनवरी में क्या करने वाले हैं मैम, ये आप समझते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट मैं मानूं कि 50% जनवरी बीत चुकी है, ठीक है? पर जनवरी तक हमने व्हाट वी हैव कंप्लीटेड ये बहुत जानना जरूरी है। व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, हमें ये जानना जरूरी है कि हमने कंप्लीट क्या क्या कर लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। समझ लो बच्चों, सबसे पहले ऑल द वन शॉट्स, ठीक है? ध्यान से सुनो बेटा, ऑल द वन शॉट्स, जितने वन शॉट्स है आपको ना तो ये कहीं से पढ़ने की जरूरत है, ऑल द वन शॉट्स रेडी, ठीक है? सारे वन शॉट रेडी हो चुके हैं, चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही मिनिमम ड्यूरेशन के बनाए गए हैं, बहुत ही प्यारा कंटेंट, अच्छे लेवल का कंटेंट उसमें डिलीवर किया गया है, वो भी एकदम क्रिस्प। फिर उसके बाद और क्या क्या जो है तो वो हो चुका है। ऑल द वन शॉट्स लाइफ प्रोसेस का है, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का है, हेरिडिटी का है और आर एनवायरनमेंट का, सबका वन शॉट रेडी है। उसके बाद एक्टिविटीज की बात करते हैं कि मैम एक्टिविटीज जो है क्या क्या रेडी है। चलिए एक्टिविटीज देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज अवेलेबल, ठीक है, एक्सेप्ट एक चैप्टर की नहीं रही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, वो मैं जल्द से जल्द कराऊंगी। वैसे उसकी कोई एक्टिविटी आती नहीं है, इसलिए आप ये मान लो कि पूरी ही रेडी है ऑलमोस्ट, ठीक है? पूरे एक्टिविटीज रेडी कर दी है। समझो पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, समझो बेटा, चैप्टर एक्सप्लेनेशन अभी तक जितने चैप्टर हैं उनका चैप्टर एक्सप्लेनेशन पूरा, एक एक चीज बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से रेडी है पूरा। जिसको डिटेल पढ़ना है डिटेल पढ़े, जिसको वन शॉट पढ़ना वन शॉट पढ़े। फिर एक और चीज बात करते हैं, एनसीईआरटी हाईलाइट। एनसीईआरटी हाईलाइट में अगर आपको बात करूं तो एक्सेप्ट लाइफ प्रोसेस ऑल द रेडी, ठीक है? एक्सेप्ट लाइफ प्रोसेस पूरी रेडी है। लाइफ प्रोसेस की एनसीईआरटी हाईलाइट आपको करानी है, लाइफ प्रोसेस के अलावा सबकी आपकी रेडी है। और क्या क्या रेडी है मैं आपको ये बता दूं। आपका एग्जाम पैक जो है, ध्यान समझना, आपका जो एग्जाम पैक है उससे पहले बता दूं पॉडकास्ट, ठीक है? पॉडकास्ट बोल रही हूँ, जो आपका पॉकेट रिविजन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि लास्ट मिनट में ये बहुत काम आने वाला है। जो पॉकेट रिविजन है वो आपका 3 चैप्टर का रेडी है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैं ऐसे लिख दी हूँ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस,
आपका रेडी है हेरिडिटी का, और आपका रेडी है हेरिडिटी का, और आपका एनवायरनमेंट का, इनका रेडी है। तो बच्चा किसका? लाइफ प्रोसेस का बचा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बचा है। एग्जाम पैक आपके रेडी है भैया लाइफ प्रोसेस के, ये भी लिख देती हूं मैं क्या क्या रेडी हो चुका है। एग्जाम पैक आपके रेडी हो चुके हैं किसके? आप सब देखिए, चैनल पे सब अवेलेबल है, आप आसानी से देखिए, बढ़िया मिल जाएंगे आपको। एग्जाम पैक आपके रेडी है लाइफ प्रोसेस का, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का, और रेडी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रेडी है। आपको नेक्स्ट जो आपको मे बी मैं कोशिश करूंगी कि संडे को अगला एग्जाम पैक मिल जाए। तो ये सारी चीजें रेडी है। पीवाईक्यू की मैं बात करूं, पीवाईक्यू मैम क्या है? पीवाईक्यू भी आपके ऑलमोस्ट रेडी है। किसके किसके? ये जितने पॉकेट रिवीजन है इनके पीवाईक्यू भी रेडी है। समझ में आई बात? उसमें से मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप इवन अभी हमने कल ही सॉल्व किया है टॉप 75 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क किसके? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के। अब मैंने आपको कई सारे डायग्राम प्रैक्टिस सेशंस भी करा के रखे हैं, इतना तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आ जाओ कि हम जनवरी में क्या क्या करने वाले हैं। ये मैंने अभी तक आपको ये बताया कि मैंने क्या क्या आपको कंप्लीट करा दिया है। जनवरी में मैं आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिए। जनवरी में मैं आपको करवाने वाली हूँ, ध्यान से सुनते जाओ तो सब समझ में आएगा। टॉप 50 समझना, टॉप 50 सबसे पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। टॉप 50 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन तीनों चैप्टर के 1 मार्क। देखो तो रे भैया, टॉप 50 अभी 71 चैप्टर का करा दिया मैंने। टॉप 50 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑल चैप्टर, देखो सबके ऑल चैप्टर पूरे कराऊंगी, सारे चैप्टर के 1 मार्क पूरे ऑल चैप्टर के, ठीक है, टॉप 50। उसके बाद टॉप 50 कराऊंगी आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन, इसी आज ये जनवरी में पूरे ऑल चैप्टर के, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दूंगी पूरे टॉप 50 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, सेम लॉन्ग क्वेश्चन को दूं चाहे ना दूं ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जनवरी में मैं आपको और क्या कराने वाली हूं वो ध्यान से सुनिए। जनवरी में मैं आपको दूंगी पॉकेट रिवीजन, ठीक है, पॉकेट रिवीजन दूंगी किसका? लाइफ प्रोसेस का, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का पॉकेट रिवीजन दूंगी। और जनवरी में मैं आपको क्या देने वाली हूं वो देख लीजिए। जनवरी में मैं आपको देने वाली हूं पॉकेट रिवीजन लाइफ प्रोसेस का दूंगी, और किसका देने वाली हूं? पॉकेट रिवीजन, ठीक है, पॉकेट रिवीजन किसका देने वाली हूं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का। डन, समझ में आई बात? उसके बाद जनवरी में ही आपको एग्जाम पैक भी देने वाली है मैम, जनवरी में आपको एग्जाम पैक देने वाली है। एग्जाम पैक आपको ऑलमोस्ट कोशिश करूंगी कि तीनों का ऑल चैप्टर्स जितने चैप्टर है उनके दे दूं, ठीक है। ये हो गया जनवरी का प्लान हमारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों की मैं फेब में आपको क्या देने वाली हूँ। ये एक बहुत जनवरी चल रहा है नाउ, अपन देखते हैं कि भैया फेब में तो आपका एग्जाम ही आ जाएगा पूरा, तो फेब में क्या चलेगा वो देख लीजिए आप, ठीक है। इवन जनवरी में मैं आपको जनवरी में और क्या देने वाली हूँ? वेकअप विद शिप्रा मैम, वेकअप विद शिप्रा मैम, ठीक है, वेकअप विद शिप्रा मैम आपका चलने वाला है। कम से कम 4 से 5 सेशन इसमें आएंगे, मिनिमम मान लो 4 to 5 सेशन तो आने ही वाले हैं, 4 to 5 सेशंस आएंगे। और इन 4 to 5 सेशंस में हम क्या करने वाले हैं? ओनली रिविजन, क्या करने वाले हैं? ओनली रिविजन बाय योर एनसीईआरटी, ठीक है, हम सिर्फ आपकी एनसीईआरटी से रिविजन करेंगे सुबह उठ के। डन है। जनवरी में मैम और क्या करने वाली है वो भी देख लीजिए, ठीक है, इधर समझ लीजिए। जनवरी में मैम और क्या करने वाली है? जनवरी में मैम आपको डायग्राम प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज कराने वाली है, डायग्राम प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, डायग्राम प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज कराने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ जनवरी में कम से कम मिनिमम 2, ठीक है, मिनिमम 2, देखो कम से कम मुझे इसमें कम से कम 15 सेशंस ऑर्गेनाइज कराने पड़ेंगे हॉल अल्टरनेट डे, तो मिनिमम आपको कम से कम 4 to 5 राइटिंग सेशंस जो है ये करवाने वाली है, राइटिंग सेशंस, ठीक है। उसके बाद ये हो गई जनवरी की बात, ठीक है, और ये मेकअप विद शिप्रा मैम तो चलता ही रहेगा। डन। उसके बाद आते हैं फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी में क्या चलेगा? फेब्रुअरी में तो आपके एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। फेब्रुअरी में मैं आपको क्या कराने वाली हूं? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। फेब्रुअरी में मैं सिर्फ आपको क्या, हेलो चैंपियंस, तो आपके लिए आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए रोड मैप। जी हाँ, ये रोड मैप आपको बेटर प्लानिंग करने में मदद करेगा, आपके सिलेबस को कवर करने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कराएगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं अगले 40 दिन, जी हां, आज है 6 जनवरी और 15 फरवरी तक, 15 फरवरी क्यों सर, क्या खास है 15 फरवरी का, मैं बताऊंगा अभी। तो 6 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में 40 दिन है आपके पास। तो इन 40 दिनों में आप साइंस के लिए क्या करोगे
वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है, काम का है। अगर आपने इसको 40 दिनों तक फॉलो कर लिया तो साइंस की जो पूरी प्रिपरेशन है, सिलेबस रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोड मैप फॉर साइंस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको देखना, इसको इंप्लीमेंट करना। तो डेट शीट तो आ गई है और डेट शीट के हिसाब से साइंस का जो पेपर है वो 4 मार्च को सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे के बीच में है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सैंपल पेपर लगाते हो, इस टाइम में जरूर लगाओ, ताकि आपको 3 घंटे बैठने की एक तो आदत हो, ऊपर से इस टाइम पीरियड में आपकी प्रैक्टिस बनी रहे क्वेश्चन की, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी इसी समय में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको जो भी आपने पढ़ा है। तो जरूर दिन भर में इस टाइम पीरियड में जरूर पढ़ें, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो ये टाइम आपका अच्छे से निकलना चाहिए, इसमें दिमाग ट्रेंड होना चाहिए कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो सैंपल पेपर लगाएं तो इस टाइम पीरियड में जरूर लगाएं। ठीक है, अब 4 मार्च को पेपर है, तो सर हमारा सिलेबस कब तक कवर हो जाना चाहिए? तो बच्चों, जब तक अपने पास आप डेडलाइन लेके नहीं चलोगे, एक गोल लेके नहीं चलोगे, तब तक आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को सजेशन देता हूं, 15 फरवरी को अपना डेडलाइन सेट कर लो। वैसे अगर बोर्ड एग्जाम देखें तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 15 फरवरी के वो मेन पेपर नहीं है। पहला जो मेन पेपर है इंग्लिश का वो 27 फरवरी को है, इसके बाद आपका साइंस का पेपर है। लेकिन आपको अभी सेट कर लेना है गोल, डेडलाइन, कि मुझे अपने साइंस का सिलेबस 15 फरवरी तक एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो ये डेडलाइन लेके चलोगे तो सचमुच में आपका 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम तक नहीं होगा। ठीक है, अब 15 फरवरी, 6 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में 40 दिन पढ़ते हैं। अब इन 40 दिनों में आपको करना क्या है? दिन के 24 घंटे। अब मैं आपसे केवल 2 घंटे मांग रहा हूं साइंस के लिए, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 24 घंटे में। तो आप अपना समय डिवाइड करके चलोगे, सबको बराबर टाइम दोगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि साइंस के लिए आप 2 घंटा दे दो। तो पर डे, हर दिन 2 घंटे दे दो साइंस को। अब उन 2 घंटों में करना क्या है? तो 2 घंटों में आपका मैक्सिमम समय मैं मान के चलता हूं 1 से लेकर 1.5 घंटा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर लगाइए, है ना। और अगर आप सैंपल पेपर लगा रहे हैं, अगर आज आपने सोचा है कि सैंपल पेपर लगाना है साइंस का, तो फिर वो 3 घंटे का होगा। तो फिर उस दिन पूरा 3 घंटे बैठकर सैंपल पेपर लगाइए। नहीं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं या डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको पूरा 1.5 घंटा 1 घंटा समय दीजिए। ठीक है, इसमें सैंपल पेपर के साथ साथ डायग्राम और एनसीईआरटी एक्टिविटी सब शामिल है। ठीक है, ये तो हो गई बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब सर 2 घंटे में हमने 1 से 1.5 घंटे इसको दे दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे दिया, तो लगभग हमारे पास आधा घंटा बचा, हाफ एन आवर। इसमें क्या करना है? हाफ एन आवर में साइंस के जितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है, कंफ्यूजन है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उस आधे घंटे में वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है। तो टॉपिक रिवीजन के लिए क्या कीजिए? आधा घंटा निकाल लीजिए। अगर आप रोज एक टॉपिक भी रिवाइज करते हैं तो 40 दिनों में 40 टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। तो कहां बचा आपका कुछ? सब तो कंप्लीट हो गया, सिलेबस भी रिवीजन हो गया, टॉपिक भी आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। अब यही काम आपको कितने दिन तक करना है? 40 दिन तक, यानी 15 फरवरी तक। और मेरी गारंटी है 15 फरवरी को आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मोर देन 95% लाने से आप खुद कहोगे कि कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो बस यही था रोड मैप, जिसको आपको अगले 40 दिनों तक फॉलो करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान लगाना है और हाफ एन आवर जरूर निकालकर हर चैप्टर का टॉपिक रिवाइज करना है जो आपको लगता है समझ में नहीं आया। या जब से डेट शीट रिलीज हुई है, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। कल से ही बच्चों ने बहुत सारे टेक्स्ट भेजे मुझे कि सर अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सर अब क्या करूं। तो मैंने बेटा क्या किया, आप लोगों के सभी के डाउट्स को किया कंपाइल, और जो टॉप 10 डाउट्स हैं जिसके जवाब हर एक बच्चा अभी ढूंढ रहा होगा, उन 10
सवालों को मैं इस सेशन में नेक्स्ट 10 मिनट में एड्रेस करने वाला हूं। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना और फिर उसको इंप्लीमेंट करने की ट्राई करना, ठीक है। तो द सेशन इज अबाउट द 10 सवाल जो हर बच्चे के दिमाग में होंगे। पहले सवाल पे अगर मैं आऊं तो बेटा सबसे पहला सवाल और जिसको मुझे एड्रेस करना है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैं PYQs पहले करूं या फिर सैंपल पेपर पहले करूं। तो आपके अकॉर्डिंग इसका जवाब क्या होना चाहिए मुझे वो भी बताना। मैंने जो उसको एडवाइस किया था वो मैं आप सबको एडवाइस करना चाहूंगा। बेटा सबसे पहले आप लोगों को PYQs करने हैं, सबसे पहले PYQs करने हैं। PYQs लगाओ। आप लोग जनवरी में भी सैंपल पेपर करना चालू कर सकते हो। मान लो आपने 5 जनवरी तक सारे के सारे आपने PYQs चैप्टर वाइज कर लिए, उसके बाद आप सैंपल पेपर पे आओ। तो पहला स्टेप PYQs होना चाहिए हर बच्चे के लिए, अगर आप मेरी सजेशन मानोगे। और अगर आपका भी ये डाउट था, ये सवाल था, तो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। सेकेंड डाउट जो बहुत बच्चों ने पूछा बेटा, हाउ टू रिवाइज मैथ्स इफेक्टिवली इन द कमिंग डेज। इसका मैं एक इलैबोरेटेड सेशन बनाने वाला हूं। मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। तो बेटा व्हेन इट कम्स टू मैथ, यू नो आपके पास 14 चैप्टर हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को उड़ा दिया गया है। 14 चैप्टर हैं। और एक चीज ध्यान रखना, मेरा हर बच्चा जो मेरी बात को सुन के अच्छे से समझ पा रहा है, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को पहले दिन से आपको तैयारी 15 फेब के हिसाब से करनी है। जो एग्जाम डेज होते हैं उसमें सिर्फ रिवीजन, क्विक रिवीजन और मॉक्स की प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपका अगर मैथ्स, साइंस, बाकी 3 सब्जेक्ट का पेपर मैं बोल दूं कि 15 को कंडक्ट कराएगी ऑन द सेम डे CBSE, तो आपको उस तरीके से तैयारी करना, जो कि पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आई नो। लेकिन 15 फरवरी तक आपकी तैयारी लड़ने के लिए एकदम मजबूत होनी चाहिए। बेटा तुम्हें क्या लगता है राजा लड़ने जाते थे तो क्या लास्ट दिन तक ऐसे तलवारबाजी करते रहते थे? बेटा सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग 15-15, 20-20 दिन पहले तक खत्म हो जाती थी। उसके बाद आपको अपने आप को सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करना रहेगा, मॉक्स लगाने रहेंगे, क्विक रिवीजन करना रहेगा। तो 14 चैप्टर, और अगर 15 फरवरी में बोलूं तो मैं मोटा मोटे तौर पे बेटा 45 डेज, ठीक है, 45 डेज। तो 45 डेज मानी मतलब कितना हो गया बेटा? 6 हफ्ते। तो 6 वीक्स के हिसाब से ना अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। और चैप्टर्स को डिवाइड करते वक्त ना उनको चैप्टर्स को 2 तरीके से डिवाइड करना, एक इजी स्कोरिंग चैप्टर्स, ठीक है, और एक बेटा मॉडरेट चैप्टर्स, ठीक है। तो आपको एक एक करके एक वीक में क्या करना है, आपको मिक्स उठाने हैं टॉपिक्स। जैसे आपने पहले वीक में मान लो 3 चैप्टर्स उठाए, तो उसमें से एक इजी चैप्टर उठा लेना, एक मॉडरेट चैप्टर उठा लेना, और एक आपका ऐसा चैप्टर उठा लेना जो जिसका वेटेज भी अच्छा है और जो मॉडरेट भी है। तो इस हिसाब से आप अपने उस हफ्ते का ना लोड डिसाइड कर लेना। लेकिन इस तरीके से प्लान करके आपको चलना पड़ेगा, और मान के चलना कि 15 फेब तक आपकी रिवीजन अच्छे से हो जानी चाहिए। आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, आपके PYQ सब उड़ जाने चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉक्स लगाने की, कैसे और बेटर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं उसकी। इसकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, टेंशन मत लेना। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली सोशल मीडिया। बहुत बच्चों ने मेरे से ये वाला सवाल पूछा। तो बेटा इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, राइट इट डाउन। क्या लिखना है सर? तो बेटा तुम लोगों को लगता है जहां जहां पे तुम अननेसेसरी टाइम दे रहे हो, और कितना टाइम दे रहे हो, एक्टिविटी उसके सामने कितना टाइम गया, दूसरी एक्टिविटी उसके सामने कितना टाइम किया, और फिर अपने टाइम को कैलकुलेट करना। जब तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा तभी तुम डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे। मैं जितना मर्जी बोल लूं। और ये सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? जब तुम खुद लिख के एनालाइज करोगे कि सर मेरा दिन का 6-7 घंटा तो इन सब एक्टिविटीज में ही चला जाता है। उन 6-7 घंटे का अगर तुमने 50% भी, मतलब 3 घंटा भी पढ़ने में लगा दिया, तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो क्या करना है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए? सबसे पहले लिखो, उसको फिर सेल्फ रियलाइज करो, और वहां से कितना टाइम तुम निकाल के यूज कर सकते हो, पढ़ाई में डाल सकते हो, वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारी एक्टिविटी है। हाउ टू यूज यूट्यूब वाइजली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका एडवाइस, इसका जवाब एक बच्चे ने खुद दिया था। क्या बोला था? तुम लोगों ने अभी ना दुनिया जहान की चीजें सब्सक्राइब कर रखी हैं। तुम्हें कोई अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुम्हें कोई नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई नया गाना आ गया,
किसी भी रैपर का, किसी का भी, तुम उसमें फिर लूप में चलता रहता है, टाइम बर्बाद हो जाता है, रील्स शॉर्ट्स ऐसे ही चलते रहते हैं। तो क्या करो, मेरी एडवाइस मानोगे तो एक नया जीमेल अकाउंट बनाओ, ठीक है, नया जीमेल अकाउंट बनाओ और उससे ना YouTube पे आओ और उससे ना सिर्फ उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करो जो तुम्हें लगता है एक्चुअली तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, तुम्हारे लिए बात करते हैं, तुम्हें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी रियलिटी तुम्हें इस चैनल से पता चलती है, तो उन चैनल्स को सिर्फ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, एक नया जीमेल अकाउंट बनाओ, तो आपको सजेशंस आनी बंद हो जाएंगी, तो अपने आप ही आपका YouTube पे जो टाइम होगा वो वाइजली कटेगा, ठीक है। शुड आई बाय सैंपल पेपर्स, मैं बार बार ही बोल चुका हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खरीदे हैं, खरीद लिए हैं तो बेटा वो वापस तो होंगे नहीं, अगर नहीं खरीदे हैं तो मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हसल बैच काफी है। अगर आप हसल बैच में हो तो वहां पे आपको एनफ सैंपल पेपर्स करवाए जाएंगे टिल मैथ्स का एग्जाम पेपर और बाकी सारे सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर। लेकिन अगर आपने खरीद लिए हैं तो भाई और अच्छी बात है, फिर तो आपके पास क्वेश्चंस के और ज्यादा भरमार है, तो उसको सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे अभी बाय करूं या नहीं करूं, अगर आप हसल में हो तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आप एनी हाउ हसल को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो बेटा इट्स योर डिसीजन टू मेक कि आपको सारे सैंपल पेपर्स अच्छे हैं और सैंपल पेपर्स की जरूरत है, मॉक्स की जरूरत है, तो अगर आप हसल में नहीं हो तो आपको सैंपल पेपर्स लेने पड़ेंगे और लेने चाहिए भी। चलो 6th सवाल बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने PYQs की बात कर ली। एक जो पहला पॉइंट था मेरा बेटा वो क्या था मेरा, कि सर मैं PYQs करूं या फिर सैंपल पेपर करूं, और ये पॉइंट क्या है कि चैप्टर वाइज PYQs करूं या फिर ईयर वाइज PYQs करूं। तो अगर मेरी बात मानोगे तो पहले करना ये, ठीक है, पहले नंबर पे करना ये और फिर करना ये, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। क्योंकि एग्जाम में एकदम थोड़ा सा समय बाकी है, हमारी आज डेट हो रही है करीब 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी, और आपका SST का पेपर होने वाला है करीब 15 मार्च के आसपास। तो आपके पास में है फरवरी और मार्च तक का समय। मार्च वाले समय को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, ठीक है, 1-1.5 महीना अराउंड आप लेके चलो। अब ऐसे में मैम ऐसा क्या करें, दिक्कत ये है सोशल साइंस में कि लर्न तो करते हैं पर भूल जाते हैं, चैप्टर हमको याद रहते हैं लेकिन आंसर फ्रेम करना नहीं आते। तो ऐसा क्या करें कि हमारा स्कोर एकदम बढ़िया से बूस्ट हो जाए और हमको 95 मार्क्स से ऊपर आ जाए। क्योंकि आप हमेशा हमको बोलती हो कि सोशल साइंस जो है वो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स कवर कर लेता है, भले मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, साइंस में कैलकुलेशंस हो जाए, भाई फिजिक्स वगैरह में, है ना, मिस्टेक्स थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इधर उधर रह जाए, हिंदी इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर रह जाए, लेकिन सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहाँ पर अच्छे मार्क्स अगर आ गए तो वो अपने आप आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को बूस्ट कर देता है ना, बोला है कि नहीं मैंने। तो ऐसा क्या करें मैडम, हम भी चाहते हैं, कुछ टिप बता दो, है ना। तो आपको ये फॉलो करनी है 5 स्टेप, ये है आपके 5 मूल मंत्र सोशल साइंस में एकदम बढ़िया से नंबर लाने के। अभी कुछ समय पहले ही बच्चे जो है वो पर्सनली भी मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बच्चे ने बताया कि मैडम मैंने ना चैप्टर पढ़ लिए हैं पर मेरे को हिस्ट्री अच्छा ठीक ठाक लगता है, बाकी ज्योग्राफी वगैरह तो मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ। मैंने उसको सिंपल से ये कुछ ट्रिक्स बताई थी, उसने तीसरे दिन मुझे कंटिन्यू ये करके मैसेज किया कि मैडम अब मैं सारा कुछ पढ़ने लगी हूँ, मुझे सब कुछ याद भी रहने लगा है। ऐसा क्या करें? तो देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो ना, पहले सब्जेक्ट है कैसा इसको समझो, है ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, याद आपको करना है। तो जब आपको कोई सी भी चीज़ याद करनी होती है ना, तो आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और याद थोड़ा ढंग से करना होता है। तो जब भी आपका फोकस पूरे समय पे पीक पे हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि ना मुझे नींद आ रही है ना, मैं कुछ भी जो है वो याद कर सकता हूँ, भले वो आपके लिए सुबह का टाइम हो, या बहुत सारे लोग जो है वो रात के उल्लू होते हैं तो वो रात में पढ़ते हैं, है ना। तो जब आपको रात का टाइम लगे या सुबह का टाइम लगे, 2 घंटा आप SST को दो। जब आपने 2 घंटा अपना SST को दिया तो आपको शुरू में क्या करना है, मान लो आपने अभी तक SST छुआ भी नहीं, सबसे पहले आप NCERT रीड करो और 1 शॉट देख लो। 1 शॉट देखते देखते NCERT को खोल के रखो। जब मैं आपको या कोई भी आपका टीचर जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो वो आपको 1 शॉट सुना रही है, बता रही है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए, उसी समय पे NCERT में भी देखते जाओ कि अच्छा इस पैराग्राफ पे है ये चीज़ बताई जा रही है, इस पर अच्छा ये मतलब होता है, बहुत आसान है। ये आपकी पहली स्टेप खत्म हो गई। अब जब ये स्टेप हो गई ना, तो आपको इसको रिवाइज ज़रूर से करना है। ऐसा नहीं कि लर्न कर लिया छोड़ दिया, दूसरा सब्जेक्ट करने लगे, फिर 10-12 दिन बाद खोल रहे हैं देखने के लिए कि अच्छा कैसा क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
है, आपको इसको रिवाइज करना है। तो जैसे आज आपने पढ़ा, अगले ही दिन इसी चैप्टर को रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करोगे? रिवाइज करने का तरीका, अब आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि पहला पैराग्राफ नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला है ना। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ये बन सकता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं इसका आंसर लिखूंगा कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई है ना, फिर हमारे फोर्स रिक्रूटमेंट किए गए। ये सारे पॉइंट्स है वैसे हाथ पे काउंट कर लो हिंदी में बोल के कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मैं इसका आंसर लिखूंगा। मान लो कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन उसमें से पैराग्राफ में से या टॉपिक से बन रहा है तो वो खुद से सोचो। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अपने आप से फ्रेम कर लो। जब अपने आप से आप क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर लोगे तो फिर सीबीएसई को तो पूछना उस एनसीईआरटी में से ही है। आपने तो वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए ना, अब आप आसानी से आंसर दे पाओगे। तो अब इस स्टेप से आपकी क्या हो गई कि आपको पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको ये करने में, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके ओरली कवर हो जाएंगे। अब ओरली से तो काम चलना नहीं ना मैडम, एग्जाम में तो हमसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो यही दिक्कत होती है, बच्चा क्या करता है, सिर्फ ओरली के भरोसे रह जाता है कि ये इसका आंसर होगा, फिर वो प्रैक्टिस नहीं करता, सीधे एग्जाम में बैठता है, वहाँ उसको सोचना पड़ता है कि ये पॉइंट याद आ रहा है, ये नहीं याद आ रहा, अच्छा इसकी स्पेलिंग क्या थी, ये क्या थी, ये वाली गड़बड़ एग्जाम में होती है ना। फिर हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, हमारा टाइम बिगड़ जाता है, 2 घंटे हमारे खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस अभी से करो, है ना। यहाँ पर आंसर राइटिंग आप कर लो, यहाँ पर आप क्वेश्चंस रैंडम उठाओ, मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ वो आप कर लो, है ना। आपको सीबीएसई के क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आप कर लो, आपको कहीं नेट पे इंटरनेट पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आप कर लो, आपको स्कूल में टीचर्स ने क्वेश्चन बताया वो रैंडम क्वेश्चन उठाओ। आप आपके दोस्त से बोलो कि चल मैं हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? जल्दी से आ जाएंगे बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। टारगेट क्या कर रहे हैं हम लोग? टारगेट कर रहे हैं आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स, राइट। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं आपसे बात करूँगी इंग्लिश के एग्ज़ाम की। हाँ, मैं आ गई हूँ स्क्रीन पे आज सब लोगों के लिए, तो आ जाओ जल्दी से। सेशन को शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ में, सब लोगों को बोल दो निधि मैम आ गई हैं हम लोग के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए। टॉपिक क्या है आज का? मैं चाहती हूँ एक एक बच्चा चैट सेक्शन में लिखे, आप लोगों को चैट सेक्शन में, ठीक है, टॉपिक लिखना है आज का कि मैं एग्जैक्टली आपको बताने क्या वाली हूँ, आप लोग क्यों हो आज मेरे साथ यहाँ पर, क्या रीजन है, क्या समझने वाले हैं आज हम लोग। क्यूट गर्ल हाय, कैसे हो? हाय गौरव, हाय राकेश, हाय नितिन, आ जाओ जल्दी से सब लोग। और मुझे एग्जैक्टली जानना है आप लोगों से ये टॉपिक जो आज का है, थंबनेल पे क्या पढ़ के आए हो आज, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। यस अंशिका, कैसे हो? सब लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है, चाहे आप 9th के बच्चे हो, चाहे आप 10th के बच्चे हो, चाहे आप 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, जो भी आपका क्लास है, आप एग्जाम दोगे, राइट। हाफ ईयरली दे रहे हो, हाफ ईयरली आने वाला है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हो, आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है आज का जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, मुझे चैट में बताओ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर बोर्ड एग्जाम्स, वेरी गुड शशि, एग्जैक्टली आपको ये पॉइंट्स में समझाने वाली हूँ, आपको इंग्लिश में स्कोर अच्छा कैसे करना है। देखो मैं बताती हूँ इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आया ये मेरे माइंड में कि मुझे आपको डिस्कस करना है आपके साथ में कि इंग्लिश की तैयारी हमको मेनली करनी कैसे है। तो हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चों ने रिसेंटली मुझे मैसेज किया, कमेंट किया, टेलीग्राम पे मैसेज किया कि मैम हमें बताइए कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा, किस लेवल की तैयारी करनी होगी, मार्क्स क्यों नहीं आते हैं मैम, क्या इश्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है। तब मुझे लगा कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है बच्चों का, जिसके बारे में मुझे उनसे जाके बात करनी चाहिए, राइट। तो मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली आप लोग नहीं जानते करेक्ट डायरेक्शन फॉलो करना कि आपको करना क्या होता है। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने आई हूँ। हाय रोशन, इंग्लिश तुम्हारी 1 महीने 2 महीने से वीक चल रही है, तुम्हारा नाम भी मुझे याद है, तुम जब भी मेरे किसी भी क्लास में आते हो तुम एक ही लाइन लिखते हो कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। इसके अलावा तुम कभी ना तो पढ़ते हो जो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ना तुम कभी, मैंने कभी किसी वीडियो में नीचे आंसर तुम्हारा देखा लिखा हुआ, मैंने कभी क्वेश्चन पूछा है तो बस एक लाइन लिखने आते हो, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं क्या करूँ। ऐसे नहीं काम चलता है, अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तुम लोगों को। निधि मैम इतनी पॉजिटिव, इतनी ऑप्टिमिस्टिक टीचर से भी तुम नहीं सीख पा रहे हो तो तुम क्या ही करोगे फिर,
गुस्सा दिलाते हो ऐसी ऐसी लाइनें बोल के। आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हाय नेहा, आ जाइए, आप ही लोगों के लिए सेशन चल रहे हैं। चलो तो भाई आज सब बच्चों ने लिख दिया, सब बच्चों ने लिखा मुझे कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली आपको आज मैं क्या समझाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजीज एग्जैक्टली इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप सब लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, क्या है कि सैंपल पेपर को जाके पढ़ो, राइट तो सबसे पहले अगर मैं चाहती हूं कि आप लोगों को कुछ करना है वो है अपना इंग्लिश का सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर भेजा है वो आपको पढ़ना है। मुझे जल्दी से बताओ कौन कौन सैंपल पेपर देख चुका है, ठीक है, और किस किस ने अभी तक सैंपल पेपर नहीं देखा है इंग्लिश का। जल्दी जल्दी से सबसे पहले मुझे बच्चे सारे ये बताएंगे। और 72 स्टूडेंट्स आर लाइव बट यू हैव नॉट लाइक द सेशन, तो सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो। ओके सुप्रिया, हाय, नाइस टू सी यू टुडे हियर। पढ़ लिए हैं, ओके। अमरजीत इज सेइंग मैंने सैंपल पेपर देखा है। जल्दी जल्दी मुझे ये बताइए सब लोग कि किस किस ने सैंपल, थैंक यू शशि, ये पूरा टॉपिक लिखने के लिए थैंक यू सो मच। किस किस ने सैंपल पेपर नहीं पढ़ा है। मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ ना बच्चों, कुछ सोच समझ के ही बोल रही हूँ। आज भी जब मैं सैंपल पेपर की बातें करती हूँ बच्चे बोलते हैं मैम कहाँ मिलेगा, मैम कौन सा सैंपल पेपर, मैम हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो नहीं देखा। बट दिस इज सो स्टूपिड ऑफ यू टू से दिस। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को सबसे पहले अभी की अभी जाके, मतलब वीडियो के बाद चले जाना, सबसे पहले अपना सैंपल पेपर देखना है, ठीक है। आई एम वॉचिंग योर टेंसेज वीडियोज, वेरी गुड, देखते रहो वीडियोस को। टेंसेज में अगर आपने उन टेंसेज की वीडियोस को पूरा देखा है जो मैंने बताया है, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो टेंसेज का आएगा ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको सॉल्व ना करके आओ। दिस इज माई गारंटी, राइट। बट यू हैव टू वॉच दी वीडियोज, आप प्रॉपर उनको देखो। नहीं देखा, देखो ये देखो, ये देखो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सिलेबस ही नहीं पता। बहुत बढ़िया, तुम लोग के लिए ना तालियां बजनी चाहिए। हाफ ईयरली एग्जाम की वजह से आपकी वजह से सही हो गया, अच्छा थैंक यू। मेरी वजह से सही नहीं हुआ है, आपकी वजह से सही हुआ है। आप भी अगर ऐसे ही सोचेंगे कि मैम इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है, बस यही लिखने का आपका एक मोटिव रहेगा तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता। बट आपने कोशिश करी, आपने प्रैक्टिस करी, आपका एग्जाम अच्छा हुआ। मैम व्हेन विल यू गिव योर सैंपल पेपर। अब मैं अपने तो दूंगी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है वो आपने देखा या नहीं देखा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तो शायद डिस्क्रिप्शन में वो सैंपल पेपर नहीं होगा, आप लोग आधे घंटे बाद चेक करना। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इस सैंपल पेपर को लगवाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने सैंपल पेपर नहीं देखा, वैसे आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके इजीली ढूंढ सकते हो, बट इन केस आपको नहीं मिलता है वहां पे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको सैंपल पेपर लगवाना चाहती हूँ, ठीक, लगवा दूंगी। आप वहां जाके उसको खोलना, उसको पढ़ना। मैं सैंपल पेपर सॉल्व भी करा चुकी हूँ, रीजन के साथ एनालाइज करके उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। अभी देखो मेन पॉइंट क्या है, क्यों बोल रही हूं मैं आपको कि सैंपल पेपर आपको देखना है। मैं क्यों बोल रही हूं आपको कि सैंपल पेपर देखना है, क्योंकि बेटा आज से ही मैं एज्यूम कर रही हूं कि सारे बच्चों के हाफ ईयरली हो चुके हैं, कुछ बच्चों के रह गए होंगे, तो आई थिंक सितंबर में फिनिश हो ही जाने हैं, राइट। मैं ये ऐसा एज्यूम कर रही हूं आप लोग के साथ में। तो आप डिसाइड कर लो कि हाँ मैम मेरे जो हाफ ईयरली हो गए हैं या ठीक है रह गए हैं तो अभी थोड़ा फोकस अपने एग्जाम पे कर लो, और अगर हो चुके हैं तो अब बोर्ड की बात हम लोग करने वाले हैं कि सैंपल पेपर देखने से होगा क्या। आपको ना लेवल समझ आएगा। अगर आपने नहीं देखा है आप नोटिस करोगे कि सैंपल पेपर अच्छा खासा आया है, ठीक है। इजी सैंपल पेपर नहीं बोलेंगे उसको, वो इजी से मॉडरेट या कुछ बच्चों के लिए टफ लेवल का पेपर है। उस पेपर को देख के आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सैंपल पेपर अगर इस लेवल का है तो एग्जाम भी अच्छे लेवल का आएगा। तो अपना स्टैंडर्ड चेक करो, उस सैंपल पेपर को सॉल्व करो बिना आंसर कीज देखे, ठीक है। सॉल्व करो और देखो कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, अपने आप को मार्क्स दो, और वहां से एक्चुअली आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्चुअल में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आ रही है बात मेरी समझ में। अब देखो मैं आपको क्या बोलूंगी, अब मैं आपको बोलूंगी कि बेटा अपना सिलेबस एनालाइज आज से ही करना शुरू कर दो। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ, साथ में मिलके आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा सिलेबस एनालाइज कर लेते हैं। चैप्टर्स तो आपको पता है ना, मैं ये बताऊंगी कि कैसे कैसे आप लोग इसको इतने कम टाइम में कर सकते हो। क्योंकि देखो मोस्टली स्टूडेंट्स के स्कूल में जो प्री बोर्ड हैं वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे,
हो जाएंगे ना। ऑलमोस्ट मिड दिसंबर से आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी और तब तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये तो सब लोगों को पता है बहुत अच्छे से, मिड दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ, दिल्ली के स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है एंड आई एम डैम श्योर कि हम लोग दिसंबर के मिड में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट करा देते हैं, तो वो आपको वहाँ तक अपना सिलेबस करना है। अब क्या चल रहा है, सितंबर खत्म, राइट, तो आपके पास में अक्टूबर, नवंबर और क्या बचा, दिसंबर का भी, हाफ दिसंबर भी मैं क्या ही काउंट करूँ, तो मतलब मोटा मोटा आप देखोगे तो आपके पास में 2.5 मंथ बचा है। 2.5 मंथ में आपको इंग्लिश का सिलेबस कैसे कवर करना है वो एक पॉइंट आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा क्या कर लो, अपना सिलेबस एनालाइज कर लो कि आपका सिलेबस क्या है। लिटरेचर के सिलेबस में चैप्टर्स आपको पता है, मैं चैप्टर्स नहीं बताने वाली, मैं आपको काउंटिंग बताने वाली हूँ। कितने चैप्टर्स हैं वो आपको 2.5 महीने में कवर करने हैं, क्योंकि प्री बोर्ड के बाद नहीं हो पाएगा। और आज मैं स्पेसिफिकली आपके साथ में लिटरेचर के सिलेबस की बात करने वाली हूँ कि भाई आप उसमें क्या क्या पढ़ोगे। बच्चों के मेरे से क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मैम मुझे ये बताइए एक चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या फिर कैसे मैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स तो कर लूँ एटलीस्ट। ये मेरा मैम मोटिव है कि मैं एटलीस्ट सारे चैप्टर्स पढ़ लूँ, क्वेश्चन आंसर्स कर लूँ, इतना हो जाएगा तो मेरे लिए काफ़ी है। तो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैम सैम्पल पेपर देखा है, ऑल्सो सॉल्व इट विद यू। हाँ, आपने किया है मेरे साथ सॉल्व, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैनल पे सॉल्व कराया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इंग्लिश बाय निधि मैम की प्लेलिस्ट आप लोग खोला करिए, आपको सब मिल जाएगा। रीडिंग पैसेजेस सो हार्ड, व्हाट इज दी वे टू सॉल्व इट, तो इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियोस लाऊंगी। और कल ही मुझे किसी बच्चे ने पूछा था इसके बारे में, तो मैंने तब भी उसको बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ डिटेल में बताई थी अपनी क्लास में, कि सबसे पहले एक थीम पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब आप उसको पढ़ रहे हो। आपने पूछा है, मैं इसीलिए आंसर दे रही हूँ। किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक थीम होता है। जैसे आपके एग्जाम में सैंपल पेपर किस किसने देखा है, मुझे बताओ थीम क्या है, जल्दी बताओ। मैंने पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके साथ पढ़ा था। थीम क्या है उसमें, माउंटेन हाइकिंग थीम है। देखिए, याद है सब लोगों को कि भाई माउंटेनियर्स जो होते हैं, जो माउंटेन हाइकिंग करते हैं, कैसा कैसा फील करते हैं, क्या वेदर सिचुएशन होती है, ये वो सब कुछ उसके बारे में। तो देखो, कुछ भी थीम आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हो सकती है। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, भाई आपके किस सिटी में पोल्यूशन है उससे रिलेटेड कुछ बताओ। प्राइस हाइकिंग हो सकता है कि कैसे कंट्री में जो है प्राइस जो है हर चीज़ का बढ़ता जा रहा है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट के ऊपर हो सकता है, कंडीशन ऑफ द रोड्स इतनी खराब है, एक्सीडेंट्स लोगों के होते रहते हैं, इसके ऊपर हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई टॉपिक आपके लिए आ सकता है। व्हाई इज एजुकेशन सो इम्पॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स ऑफ अ कंट्री, इसके ऊपर कोई टॉपिक हो सकता है। तो वो आपको कैसे समझ आएगा किसी भी टॉपिक के बारे में, पढ़ते जाओगे ना जब पैराग्राफ को, तब आपको वो धीरे धीरे समझ आएगा। तो थीम होती है, अगर आपने थीम पकड़ ली और आपकी थोड़ी जीके थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब कि आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहते हो, तो आधे आंसर्स तो वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन आपको शायद इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगे, तो उसके लिए आज से ही आप अगर नए बच्चे हो, मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो आपको रेगुलर आकर मेरे वीडियोस को देखना होगा, मेरे साथ स्टडी करनी होगी। अगर आप मुझसे एंड टाइम पे बोलोगे, बच्चे मान लो आपका फेब में एग्जाम है, आप जनवरी में आओगे और यहाँ लिखोगे मैम माई इंग्लिश इज सो वीक, मेरे से क्वेश्चन आंसर्स लिखे नहीं जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। इन क्वेश्चंस का कोई आंसर मेरे पास उस टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं आज से ही देना शुरू कर रही हूँ। आप बात समझ रहे हो मेरी। आज मैंने, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा, मैंने आपको थीम के बारे में एक आइडिया दिया है, क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, सारी वीडियोस में बना चुकी हूँ, और अब मैं उनको फिर से आपके लिए तैयार करूंगी सारे वीडियोस को। लेकिन फिर भी आप अगर इन वीडियोस को अभी ना देख के भूल जाओगे, आप लोग कल आप नहीं आओगे लाइव क्लास में, परसों आओगे, फिर एक दिन नहीं आओगे, फिर एक दिन नहीं आओगे, फिर सीधे जनवरी में याद आएगा कि हाँ एक निधि मैम थी जो पढ़ाती थी, उनके पास चलते हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी आज से ही, ठीक है। आज से आप लोग कंसिस्टेंसी दिखाओ, मैं भी दिखाती हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या हम एग्जाम को कुछ लोगों की लैंग्वेज में फोड़ सकते हैं कि नहीं फोड़ सकते, ठीक है। ऐसा करेंगे, प्रॉमिस है सब लोगों का। बता दो मुझे, राइटिंग स्किल के लिए फ्राइडे को आपका लेटर राइटिंग का सेशन आ रहा है, ठीक, नोट मेकिंग का सेशन आ रहा है, लेटर राइटिंग का सेशन आ रहा है, आप लोग उसको देखना, फायदा होगा आपको डेफिनेटली। लिटरेचर के सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। देखो, फर्स्ट फ्लाइट में बेटा आपके 9 चैप्टर्स हैं, मैंने सारे चैप्टर्स काउंट किए हैं, जो डिलीटेड सिलेबस है उसको हटा के आपके कितने जो चैप्टर्स हैं वो बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। पोम्स आपकी 10 है टोटल, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट में पोम है वो 10 हो गई, तो 19 चैप्टर्स तो आपके ये हो गए, देखो मेनली, ठीक है। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपके कितने हैं, 9 चैप्टर्स आ रहे हैं टोटल। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे टोटल क्या हुआ, जल्दी मुझे बताओ। व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो आपके पढ़ने पड़ेंगे,
राइट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और देखो अब इन चैप्टर्स में करना क्या है, हर चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से सब लोग मुझे बताओ कितने चैप्टर्स हैं। मैम एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से कैसे बचे, पक्का बताऊंगी, पक्का समझाऊंगी ये चीज़ कि कैसे बचना है ग्रामेटिकल। देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचने का ना देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वो कैसी होगी, एक दिन में तो नहीं होगी, धीरे धीरे होती है, राइट। आज से भी अगर आप अपने आगे के 3 महीने कोशिश करोगे कि भाई अब तो निधि मैम के साथ में सारी स्टडीज करनी है। 28 हो गया, मैं भी लिख के लाई हूँ, 28 हो गया, मुझे भी पता है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स तुम लोगों से भी पूछना था। सेशन को लाइक कर दो अगर तुम्हारा मन कर रहा है, सब लोगों का एक बार लाइक आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत मन से आप लोगों के लिए सारा कंटेंट बना के लाई हूँ। आप लोगों को ये समझाने के लिए आई हूँ कि किस तरह से आज से लेके हाफ एली डन, राइट, आज से लेके बोर्ड एग्जाम तक हम लोग को कैसे तैयारी करनी है, मैं ये मेन आपको बताने आई हूँ आज। तो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना मेरे साथ में, आप लोगों के लिए मेन है, क्योंकि सब कुछ फिर से आपको मैं समझाने वाली हूँ इसी चैनल पर, ठीक है। तो ये आपके 28 चैप्टर्स हैं जो आपको क्या करना है अभी 100 डेज भी अगर हम लोग 100 तो कहाँ ही हो पाएंगे, राइट, 30 60 डेज भी अगर हम लोग मान लें, 70 डेज भी अगर हम लोग मान लें, तो हमारे पास इतना ही टाइम है, ठीक है। 65 डेज हमारे पास में है जिसमें हमको ये सारा सिलेबस कवर करना है आपकी प्री बोर्ड से पहले, है कि नहीं। जल्दी बताओ मुझे क्या लगता है आप लोग को, आप लोग के स्कूल्स में प्री बोर्ड कब होंगे, सब लोग बताओ मुझे। मैम यू आर सो क्यूट, छोड़ दो ये सब चीज़ें, क्यूट हूँ थैंक यू, लेकिन पढ़ लो। मेरे को ना तुम लोग के एग्जाम की ज़्यादा टेंशन होती है, जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम्स आते हैं ना, बिलीव मी मुझे ना टेंशन होने लग जाती है तुम लोगों के लिए कि पता नहीं तुम लोग क्या ही कर रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा तैयारी पे ध्यान देना शुरू कर दो। तुम लोगों की जो चैट है ना मैं सब पढ़ रही होती हूँ नीचे, अगर मेरा कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी जाता है ना उस पर भी चैट पढ़ रही होती है, और मैं नोटिस करती हूँ कि तुम लोग क्या फालतू की बातें करते रहते हो। अभी छोड़ दो, 10th के बाद फिर कर लेना। लिटरेचर के सिलेबस में 28 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। अब हमको इन चैप्टर्स में से पढ़ना क्या क्या है, व्हाट टू लर्न इन ईच चैप्टर, ये मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला। दिसंबर में होगा, राइट, अक्टूबर में कौन बोल रहा है, प्री बोर्ड की बात हो रही है, दिसंबर में ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, नवंबर के लास्ट में हो सकते हैं, कुछ बच्चों के नवंबर के लास्ट में होंगे, बट दिसंबर में ही होंगे, ठीक है। ज्यादातर बच्चों का आई एम डेफिनेटली श्योर। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आई यू श्योर, किस किस को आवाज नहीं आ रही मेरी, आदर्श को छोड़ के। दिसंबर में ही होंगे, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली सबके दिसंबर में ही होंगे, आई एम श्योर। तो उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, देखो दिसंबर के हिसाब से करनी है। 28 चैप्टर्स को कवर करोगे। व्हाट टू लर्न इन ईच चैप्टर, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो मैं आपको एक लिस्ट दे देती हूँ वो क्या क्या चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, और इनके बिना आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसके बिना आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है। तो ये मेन चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है हर चैप्टर के लिए। 28 चैप्टर्स को मैं काउंट कर रही हूँ इंक्लूडिंग पोम्स, ठीक है। तो उन पोम्स के भी आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, स्टोरी पता होना चाहिए। हर चैप्टर की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। इस स्टोरी के लिए आप देखो क्या कर सकते हो, मैं बताती हूँ। अगर आपको इंग्लिश में समझ आता है बहुत अच्छी बात है, आप मेरे 1 शॉट वीडियोस देख लो। इसके अलावा अगर आपको हिंदी में देखना है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हिंदी में समरी बनाई है। कुछ छोटे छोटे गाइड्स भी आते हैं जिन गाइड्स में आपको हिंदी में समरी एक पैराग्राफ में बता दी जाती है कि इसकी क्या समरी है। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ओके, जिनमें इंग्लिश में और हिंदी में समरी आपको मिल जाएगी। आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो फायर एंड आइस समरी इन हिंदी, आपको हिंदी में वहाँ समरी लिखी मिल जाएगी। लेकिन देखो मैं एज एन इंग्लिश टीचर आपको सजेस्ट करूँगी, डोंट गो विद दिस इंग्लिश थिंग। ये वही बच्चे हैं जो इंग्लिश में समरीज हिंदी में समरीज लर्न करते हैं, हिंदी में कर ली, हिंदी में समझ ली, और फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखते टाइम बोलते हैं कि मैम हमें ना तो क्वेश्चन समझ आ रहे ना हमें उनके आंसर्स लिखने आ रहे। मैं हमेशा आपको देखो क्या बताती हूँ, फीड योर ब्रेन द कंटेंट दैट यू वांट योर ब्रेन टू प्रोड्यूस। आपके ब्रेन को क्या प्रोड्यूस करना है एग्जाम में, क्वेश्चंस के आंसर। कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी में पढ़ना चाहिए या इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, बताओ मेरे को। आपको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। तो आप अगर समरी भी पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो चैप्टर को, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो, उसका कहीं पे किसी पोम का सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन इंग्लिश। अगर ये हिंदी में है, सुनो मेरी बात, तो आपने अपने ब्रेन को हिंदी समझा दी अच्छे से, गुड,
टॉपिक समझ आ गया, स्टोरी समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब आप उसको लिखने जाओगे तो वहां तो हिंदी बोलेगा ना, आपका ब्रेन आपको क्या देगा, क्या कंटेंट देगा, आपका ब्रेन आपको हिंदी ही देगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ है? वॉइस क्लियर नहीं है? अरे यार प्लीज बता दो क्लियर है कि नहीं है मेरी वॉइस सब लोगों को। मैं ही सुन लेती हूँ 1 सेकंड के लिए। 1-2 बच्चे बोल देते हैं कि नहीं है, बाकी सब बोल रहे हैं सही है। मैं सुन लेती हूँ अपनी वॉइस, 1 सेकंड दे दो मेरे को। ठीक है, तो देखो मेरा मेन पॉइंट क्या था आप लोगों को अभी बताने का। मेन पॉइंट है मेरी वॉइस सब लोगों को, मैं ही सुन लेती हूँ। सब तो सही आ रहा है, क्या करते हो तुम लोग भी। तो देखो अभी देखो क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि आपको स्टोरी, बेटा स्टोरी हो, समरी हो, जो भी हो समझो इंग्लिश में समझोगे आपके लिए अच्छा होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे टैकल करना चाहते हो। फिर भी हिंदी में समझनी है, एक बार समझ लो, ऐसा हो जाएगा कि माइंड में समझ आ जाएगा कि अच्छा वो अ लेटर टू गॉड में जो लेंचो था वो कहाँ कहाँ गया था, कैसे कैसे गया था, किसने पैसे दिए थे, ये सारा आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर से ध्यान रखना, जो आपको आंसर्स लिखने हैं उसके लिए आपको इंग्लिश के फ्रेजेस चाहिए, इंग्लिश का कंटेंट चाहिए, इंग्लिश के वर्ड्स चाहिए, इंग्लिश की वोकैबुलरी चाहिए। उसके बिना आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे। Am I clear with everyone? बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर समझ में आ रही है तो यू आर गोइंग टू शो मी पर्पल हार्ट्स, जो कि मैंने बहुत दिनों से नहीं देखे हैं। तुम लोग मिस कर देते हो मुझे पर्पल हार्ट्स दिखाना, और मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उन पर्पल हार्ट्स को। तो आप लोग जल्दी से मुझे सेंड करेंगे अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ब्लूप्रिंट ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ मैं, क्या है देख लो उसको वीडियो को एक बार। ठीक है, स्टोरी मैंने आपको बता दिया। मेनली आपको देखो क्या करना है, हर चैप्टर में से आरटीसी आएंगे। आपको पता है लिटरेचर का वेटेज क्या है? किस किस को पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके एग्जाम में लिटरेचर कितने मार्क्स का आने वाला है, किस किस को पता है? जल्दी मुझे बताओ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। लिटरेचर आपका जो एग्जाम में आएगा वो आएगा 40 मार्क्स का, विच इज टू मच। हाफ ऑफ योर एग्जाम इज बेस्ड ऑन लिटरेचर का सिलेबस। 80 मार्क्स का एग्जाम है, 40 मार्क्स आपके लिटरेचर के हैं। ठीक, अब इस लिटरेचर में आरटीसी कितने मार्क्स का आ रहा है मैम? आरटीसी इसमें आ रहा है 10 मार्क्स का, समझ रहे हो? 5 नंबर का प्रोज में से पूछा जाएगा, 5 नंबर का पोम्स में से पूछा जाएगा। तो आपका जो 40 एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड। तो आपका 10 मार्क्स का तो क्या हो गया, आरटीसी हो गया। अब कितने बच्चों को नहीं पता है आरटीसी क्या होते हैं, जल्दी से मुझे बता दो। पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो बता दो क्या होते हैं सॉरी क्या होते हैं आरटीसी। मैम आपका सेशन कब से शुरू होता है? मेरा सेशन रोज 3 बजे होता है। ठीक है, तो आप डेली 3 बजे आप यहाँ पे आया करो। आई विल बी हियर फॉर यू डेफिनेटली। सो मैंने आपसे देखो क्वेश्चन क्या किया, मैंने आपसे पूछा मुझे जल्दी से बताओ कि आरटीसी क्या होता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्या बोलते हैं आरटीसी को? आरटीसी का क्या फुल फॉर्म होता है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब होता है? पढ़ा है कभी किसी ने? सबने पढ़ा है, नाम आपको नहीं पता होते हैं। आप लोग उसको एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं कि भाई एक चैप्टर में से 2 लाइनें लिखी होंगी, उसको आप एक्सट्रैक्ट बोलते हो। अब जब आप सीबीएसई का सैंपल पेपर खोलोगे ना, वहां भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। पढ़ना जाके, आपके स्कूल में जो सिखाया है आपको वो पता है, लेकिन मैं आपको पूरा नॉलेज दे रही हूँ हर चीज़ के बारे में। इसको बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि बेसिकली जो भी चैप्टर आपको दिया है उसमें से रेफरेंसेस निकाल के आपसे पूछे जा रहे हैं। पर्टिकुलर एक लाइन दे दी जाएगी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और फिर आपसे उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हु स्पोक दीज लाइन्स, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, हु इज द लिसनर ऑफ दीज लाइन्स, व्हाई डिड द स्पीकर से दीज लाइन्स। इस तरह से देखो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और भी ज़्यादा डीप लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। उससे आगे का स्टोरी पूछा जा सकता है, उससे पीछे का स्टोरी पूछा जा सकता है, उसका राइटर पूछा जा सकता है। अगर कोई पोम है तो उसकी पोएटिक डिवाइस पूछी जा सकती है, उस पोम की राइमिंग स्कीम क्या थी ये पूछी जा सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे, मैम रिप्लाई प्लीज, क्या पूछ रहे हो तुम? तो हार्ट्स बना के दे रहे हो, पूछ क्या रहे हो ये बताओ। मैम इंग्लिश में कम मार्क्स, हाफिली में बस 58 आए हैं। आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 80 आउट ऑफ 80, 40 आउट ऑफ 40 जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे ना बच्चों के, उसमें तो उसका जो ओवरऑल बना था ना परसेंटेज 100 आउट ऑफ 100। बहुत सारे बच्चों, सिर्फ एक का नहीं, एंड आई मीन इट व्हेन आई से दिस। बच्चों ने मुझे लिटरली टेलीग्राम पे भेजा है लिख के
कि मैम मेरे 100 आउट ऑफ 100 है। मैंने बोला मैं बिलीव नहीं करूँगी, मुझे अपना फ़ोटो भेजो। तो उन्होंने अपना लिटरली उसको स्क्रीनशॉट क्रॉप करके इंग्लिश का मुझे दिखाया है कि देखो मैम मेरे 100 आए हैं। तो ये मजाक नहीं है, ये हो सकता है। स्ट्रेटजीज होती हैं फॉलो करने के लिए, आप वो करो, पॉसिबल है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 1, आपको क्या करना है, हर चैप्टर में से जल्दी जल्दी मुझे चैट में लिख के दोगे सब लोग। हर चैप्टर का आपको क्या करना है, हर चैप्टर में से सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, हर चैप्टर की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। चैट में लिखेंगे सब लोग मेरे साथ साथ, आपको समझ आ जाएंगे ये सारे कीवर्ड्स। नोटबुक में भी लिख लो अपने, ठीक है। सबसे पहले आपको चैप्टर में हर एक चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए। नंबर 2, आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पता होने चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं RTC, यानी कि चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कितनी भी हिंदी में इंग्लिश में स्टोरी पढ़ लो, लेकिन उसके अलावा आपको चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो चैप्टर है, मैं बता रही हूँ बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, मिडनाइट विजिटर। पढ़ा है आपने? डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन अगर उसमें से RTC आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लाइन थी किसकी। मेरे साथ ये हो चुकी है चीज़ें, एक्सपीरियंस किया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो एजेंट की लाइन थी या दूसरे वाले एजेंट की लाइन थी या जो रिपोर्टर आया था उसकी लाइन थी। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आपको अच्छे से कोशिश करनी है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और मिडनाइट विजिटर दोनों ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। द प्रपोजल प्ले, जो लास्ट का प्ले है आपका, अब आपको पढ़ने को मिलेगा, सेकेंड टर्म में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लाइन किसकी थी। तो इसके लिए आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो ये 5 नंबर गए आपके। समझ रहे हो? 5 नंबर का 1 है, 5 नंबर का 1 है, ऐसे आएगा ये आपका। तो ये आपको पूरे 5 मार्क्स पूरे आपके चले जाएंगे अगर आपको उस चैप्टर को ढंग से आपने नहीं पढ़ा है। तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना बोलते हैं, जिससे कि आपको डायलॉग्स पता रहे किसने कब बोला है। तो इसके लिए आपको ये करना रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट देखो, आपको मेनली क्या करना है, आपने पढ़ लिया RTC, आपने पढ़ लिया स्टोरी उसका, अब आप पढ़िए उसका कीवर्ड। क्या पढ़ेंगे? हर चैप्टर के कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। कितने बच्चों को पता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी मुझे बताओ। डस्ट ऑफ स्नो भी ऐसी है, ओके। कैसे पढ़े मैम चैप्टर को? आ जाओ मेरे पास में पढ़ लो। मैंने तो वैसे भी हर चैप्टर को एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया हुआ है। सारी प्लेलिस्ट आपके पास है। मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगी कि आपको प्लेलिस्ट कैसे खोलनी है, ठीक है? सब बच्चे उसको खोल पाएंगे। मैम आप फिर से सब पढ़ाओगी? लिटरेचर का जो हो चुका है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा देती हूँ। इसके आगे का पढ़ाना मैं आपको शुरू करूंगी, ठीक है? बोर्ड तक की तैयारी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन जनवरी में मेरे पास कोई नहीं आएगा ये बोलने के लिए कि मैम मेरे को ना कुछ नहीं आता। और किसी बच्चे ने लिख दिया ना गलती से कि मेरी इंग्लिश वीक है और मेरा ये वीक है, मुझे ना बहुत गुस्सा आ जाएगी तुम लोगों पे। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना आज से पढ़ाने के लिए आप लोगों को, मैं खुद कह रही हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी, तो आप पढ़ो ना मेरे साथ में। ये थोड़ी होता है कि 2 महीने तो हम चले गए क्रिकेट खेलने और हम जनवरी में आके कह रहे हैं मैम मुझे कुछ नहीं लिखना आ रहा, मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं आ रहे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। गुड आफ्टरनून सुशांत, आइए। ठीक, क्लियर हो रहा है? बातें समझ में आ रही हैं मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ? कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया, क्या होते हैं कीवर्ड्स? हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर चैप्टर बना होता है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? जैसे आप ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया वाला चैप्टर लेके अगर शुरू करोगे, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। कुछ बच्चों ने फर्स्ट टर्म में पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चे अब पढ़ेंगे, है ना, हाफ ईयरली के बाद पढ़ेंगे। उसमें आप कुछ चैप्टर्स जो 3 पार्ट्स दिए हैं, टी फ्रॉम आसाम दिया है, एक आपका चैप्टर है गोवा के ऊपर, एक है असम के ऊपर और एक है कुर्ग के ऊपर, राइट? अब अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे गोवा वाले चैप्टर में हम लोग बात करें तो उसमें देखो पैडर बोलते हैं गोवा को, तो जो पैडर है ये अपने आप में एक कीवर्ड है आपके लिए, आपको ये लिखना होगा आंसर में। अब उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, वो बोलती है, लाइन लिखी हुई है चैप्टर में, उसमें लिखा हुआ है दोज ईटर्स मस्ट हैव गॉन बट द मेकर्स आर स्टिल अलाइव। ये एक कीवर्ड हो गया हमारे लिए जो हम किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाएगा तो व्हाई डू पीपल ऑफ गोवा फील नॉस्टैल्जिक अबाउट गोवन कल्चर, लिख देंगे। व्हाई इज द बेकरी ऑफ गोवा फेमस, फिर लिख देंगे। सेम लाइन हर बार आपको लिखनी है, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं हर चैप्टर में से लिखने के लिए। तो अगर मैं कोई भी आंसर लिखूंगी ना, वहां मैं लिख दूंगी इट इज सैड इन गोवा दैट द पीपल द ईटर्स ऑफ बेकरी हैव गॉन बट द मेकर्स आर स्टिल अलाइव।
मैंने ये लाइन लिख दी वहां पे, इसको बोलते हैं कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड्स मैं याद कराती हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको खुद से भी अंडरलाइन करके रखने हैं। कैसे ढूंढेंगे मैम कीवर्ड्स को? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे, जो मैं किसी भी आंसर में लिख सकता हूँ, उसको लिख लो, एज इट इज आंसर में लिख के आओ। आपकी टीचर इंप्रेस हो जाएगी आपसे। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैंने आंसर्स चेक किए हैं। जब कोई बच्चा ऐसी कोई लाइन लिख देता है ना आंसर में, जैसे मान लीजिए इसमें एक लाइन है जिसमें बोला गया है कि जो बेकरी की जो मशीन्स हैं दे आर स्टिल फंक्शनिंग और दे हैव नॉट येट एक्सटिंग्विश्ड, एक्चुअली ये लिखा होता है उसमें, है ना। तो उस लाइन में अगर आप एज इट इज़ लिखते हो ये वाला कीवर्ड कि भाई द बेकरी की जो क्या बोलते हैं उसको, फायर हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड इन दोज बेकरी के जो मशीन्स होते थे उन लोगों के पास में, तो अगर आप एज इट इज़ इसको लिखोगे तो ये आपको मार्क्स दिलाएगी। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एज इट इज़ लिखना है। जैसे कुर्ग में जाना है तो कहाँ कहाँ घूमना है, वो सारे लाइन्स को याद कर लो। बाइलकअप में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं, उनको एक जगह लिख लो। इनको बोलते हैं कीवर्ड्स लिखना। तो आज मैं आपको कीवर्ड्स कैसे लिखना है वो थोड़ा सा आइडिया दी हूं। इन कीवर्ड्स को चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम से पहले मैं कराऊंगी, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़नी है स्टोरी, फिर आपने आरटीसीज पे ध्यान देना है, कीवर्ड्स पढ़नी है, हर चैप्टर की आपको समरी पता होनी चाहिए, हर चैप्टर की आपको समरी पता होनी चाहिए। कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर चैप्टर में से एक मेन कैरेक्टर स्केच आप जरूर से जरूर सॉल्व कर ले, क्योंकि एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा कि उसका कैरेक्टर दे दिया जाएगा लेकिन दो लोगों का कैरेक्टर कंपैरिजन करने को आएगा, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो 6-6 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं आपको पता है ना। दो चैप्टर्स को कंपेयर कर दिया जाता है। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया है आपके सैम्पल पेपर में, आप लोग देखना उसको एक बार, और सैम्पल पेपर का लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले लेना। अभी नहीं मिलेगा, मैं अभी डलवा दूंगी टीम से कह के, ठीक है, वीडियो के खत्म होती मैं डलवा दूंगी। सो मेन पॉइंट क्या है कि आपको इन कैरेक्टर स्केच को पढ़ना है। लेंचो का पढ़ लेना, ट्रिकी का पढ़ लेना, मिस्टर हैरिट का पढ़ लेना एक बार, ट्रिकी का तो क्या ही होगा, मिस्टर हैरिट का पढ़ लेना, या उसकी मिस्ट्रेस का पढ़ लेना, है ना। जो मिडनाइट विजिटर में है उसका पढ़ लेना एक बार, और क्या गोवा में जो पैडर है उसका पढ़ लेना एक बार। तो ये मेन कैरेक्टर्स आपको पढ़ने रहेंगे, एक एक करके मुझे बताना। अच्छा चलो, मुझे कोई टॉप 5 चैप्टर्स के कैरेक्टर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लगे आप मुझे बताओ। जैसे वल्ली भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वल्ली का कैरेक्टर स्केच ऐसे नहीं आएगा कि वल्ली का लिखो, लेकिन ये किसी से कंपेयर करने को आ सकता है ना। नटालिया है प्रपोजल में, उसका कैरेक्टर स्केच हो गया। तो ये कैरेक्टर स्केच आपको करना है। पोम्स में आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया हर पोम का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा, या आप इसको सेंट्रल आइडिया बोलो या थीम बोलो, बात एक ही है। जैसे अगर आप ये डस्ट ऑफ स्नो की बात करो, थीम क्या है उसकी बताया है, दैट द नेचर इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट एंड वी शुड नॉट फील सैड इफ समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपन इन अ लाइफ बिकॉज इट्स जस्ट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एकदम से हमको रियलाइज होगा कि हमने ये क्या किया अपनी लाइफ के साथ, सारा टाइम तो वेस्ट कर दिया, एंड देन वील स्टार्ट स्पेंडिंग आवर नेक्स्ट लाइफ और द नेक्स्ट डे और द अदर पार्ट ऑफ आवर लाइफ हैप्पीली। हो गया, मतलब ये सेंट्रल आइडिया है, मेनली थीम है ये, है ना। तो आपको इसे पता होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जब हम आंसर्स लिखते हैं ना तो हमारा दिमाग चलता जाता है, खुद से आइडियाज आते हैं। जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, थोड़ा सा भी अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे और थोड़ी सी तैयारी होगी तो आपका ब्रेन ना डबल स्पीड से काम करता है, नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं। ये होता है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये सच में होता है, लेकिन आपको एक्टिव होना चाहिए इसके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसिव हैं, मुझे कुछ नहीं आता सोच के जा रहे हैं, तो वो सो जाएगा ब्रेन आपका, जितना आता है वो भी नहीं करोगे। लेकिन एक्टिव होके जाओगे, ठीक है, एक्टिव होके, हैप्पी होके, तैयारी करके जाओगे, फुल पोटेंशियल के साथ जाओगे, तो आपका ब्रेन डबल पोटेंशियल से काम करेगा। क्योंकि हम भी बोर्ड दिए हैं ना, हमें भी पता है। बोर्ड छोड़ो, हम तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें, इंटरव्यूज़ दे के आ चुके हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ में जाके वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए हैं, प्रेजेंटेशंस दिए हैं। तो बोर्ड तो कुछ भी नहीं है अभी, वो तो बहुत छोटी चीज़ लगती है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसको संभाल के रखो, फियर को, डर को, एंग्जाइटी को, टेंशन को। एक एक्सपीरियंस होगा, इस मज़े को अपने पास संभाल के रखो और यूज़ करना उस दिन, एग्जाम वाले दिन, और मुझे ज़रूर याद करना, ठीक है। चलो, तो सेंट्रल आइडिया और थीम आपको एक बार पढ़ लेनी है अपनी, और क्या करोगे लास्ट में, पोइटिक डिवाइसेस हर पोम की। तो बस ये है जो आपको मेनली फोकस करना है। अब देखो, है ये सब कुछ, पूरा लिटरेचर है इसमें, लेकिन फोकस पॉइंट्स हैं ये, इनको मिस नहीं करना, तभी जाके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाओगे। समझ रहे हो। पोएटिक डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए, थीम आपको पता होनी चाहिए। और जो बच्चे बोल रहे हैं मैम आंसर्स कैसे लिखें, वीडियोस हैं ऑलरेडी, मैं बताती हूँ आपको, और फिर भी आपको डर है तो मैं आपको वो कराऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करना।
ग्रामर में ये आपका टॉपिक है, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। मैं आपको यहीं पे प्लेलिस्ट दिखाने वाली हूँ, अभी आप देख लो प्लेलिस्ट को एक बार, समझ लोगे आपको कैसे वहां जाना है और कैसे वीडियोस देखने हैं। टेंसेस के वीडियोस हैं, मॉडल्स के वीडियोस हैं, क्विज हैं इनके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस ऑलरेडी हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वीडियोस ऑलरेडी हैं, डिटर्मिनर के ऊपर बना चुकी हूँ, एरर डिटेक्शन के ऊपर तो क्या खतरनाक वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर भी वीडियो है आरोही, मैं बना चुकी हूँ इसको ऑलरेडी, बट वो लास्ट सेशन का था, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, देखो ये मेरी प्लेलिस्ट है। ओके, कैसे जाओगे इस प्लेलिस्ट पे? आप जाइए अड्डा 24/7 9/10 के चैनल पे। ठीक, होम पेज पे जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा लाइव स्ट्रीम्स क्या है, पास्ट लाइव स्ट्रीम्स क्या है, आने वाले स्ट्रीम्स क्या है। आप नीचे आते जाइए, वहाँ पे आपको ये 3 प्लेलिस्ट मेरी एक साथ दिखेंगी। ये आपकी इंग्लिश की कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें चैप्टर वाइज आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया है। आप देख रहे हो, लेटर टू गॉड भी मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट, नेल्सन मंडेला, सब मिल जाएगा। सेकंड प्लेलिस्ट जो है ये ग्रामर की प्लेलिस्ट है, इसमें सारी ग्रामर मैं करा चुकी हूँ जो आपकी ज़रूरत की है। ठीक, और जो थर्ड प्लेलिस्ट है ये वन शॉट की प्लेलिस्ट है, लिटरेचर की। राइटिंग और रीडिंग की प्लेलिस्ट भी है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप ढूंढोगे राइटिंग बाय निधि मैम, निधि गुप्ता मैम लिख के देख लेना, राइटिंग सेक्शन बाय निधि गुप्ता मैम, ग्रामर सेक्शन बाय निधि गुप्ता मैम, तो आपको वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्लियर है ये वाली बात आपको? तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये सारी क्या है, ये आप ही के लिए हैं। आपको ये यूट्यूब पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार खोल के चले जाना वहाँ पे और पढ़ लेना एक बार। ठीक है, 9th 10th का चैनल ये आ गया, होम पेज पे मैंने आपको आने को कहा था। ठीक है, ये देखो, ये तो अभी लाइव ही चल रहा है, इसको खोलूंगी तो हम ही लोग दिखने लग जाएंगे इस पे, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, मेरी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। पास लाइव आ गया, बायोलॉजी आ गई, मैथ आ गई, ये देखो इंग्लिश, सेम वीडियोस है जो मैंने भी आपको दिखाई। ये आपके सारे वीडियोस इसमें किसके हैं प्लेलिस्ट के अंदर, लिटरेचर के। ये वाले ग्रामर के हैं, अभी जो पढ़ाया है कल, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, पढ़ना इसको जाके, इतना अच्छा वीडियो है ये। टेंसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, सैम्पल पेपर में आया है आपके, आपको पता है ये चीज़। 2 क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में आए, सैम्पल पेपर का वीडियो भी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, इन्हीं प्लेलिस्ट में सब कुछ दिख जाएगा आपको। ठीक है, और ये आपके वन शॉट है, सारे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम तक के आने वाले हैं सारे हैं, इसके आगे पीछे सब मिल जाएंगे आपको। ये देखो, द बॉल पोम, नेल्सन मंडेला, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सब, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ आके सारी तैयारी, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरा वीडियो चले, तो ये आपको करना है मेरे साथ में। ठीक है, दैट इज़ इट। आपको मेनली जो पॉइंट्स मुझे समझाने थे आज मैं समझा चुकी हूँ। कोशिश करना कुछ भी मिस ना हो, जो जो चीज़ें मैं बोली हूँ एक चैप्टर में पढ़ने के लिए। बाकी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कर दो कि मैम इस पे फोकस करो। वीडियो ऑलरेडी होगी, मैं टीम से कह के आपको लिंक डायरेक्ट दिलवा दिया करूँगी, मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा चुकी हूँ। और अगर ऐसा वीडियो नहीं बना होगा अभी तक तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करके रख लूँगी कि आप उसको बनाओगे। क्लियर? इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर दिया मैम, कर दीजिए मैम, ओके कर दूंगी। आप आओगे लाइव रोज, ये मुझे बता दो आप, क्योंकि आप नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हो। आप ही को आना पड़ेगा वीडियोस देखने के लिए, तभी पॉसिबल है। क्योंकि देखो मेरा और आपका जो इंटरेक्शन है ना वो इस चैनल के थ्रू ही है, राइट। यहाँ मैं हूँ, आपसे मैं बातें कर रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आपको आज से लेके आपके एग्जाम तक मेरे साथ में जुड़े रहना होगा। हो नहीं सकता कि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे ना आए, ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है इस टाइम, राइट। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं करा दूंगी। आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं कि आप कर लोगे, वो डिपेंड करता है आपकी परसिस्टेंसी पे, आपकी मेहनत पे, तो वो आपको करनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो चुका है, मैंने अभी आपको दिखाया ना सबूर, मैंने आपको क्या दिखाया, प्लेलिस्ट दिखाया, रिपोर्टेड स्पीच उसमें हो चुका है, आप जाके पढ़ो, अभी नहीं पढ़ाऊंगी, एग्जाम टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे फिर दोबारा से, इसमें हो चुका है, आप वीडियो में देख लेना। ठीक है,
मैम आंसर कैसे लिखें उसकी वीडियो भी है यहाँ पर कि आंसर कैसे लिखना है, मिल जाएगी, उसको एक बार देखना। नहीं मिलती है मेरे पास कमेंट कर देना, मैं फिर से एक वीडियो और अच्छी सी बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। चलो भाई आज के लिए करते हैं बाय बाय। पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर वीडियो आना है बेटा, मैं कराऊंगी। और ये जो आप चैट में लिख रहे हो ना, प्लीज कमेंट में लिख दो ताकि मैं इसको बाद में पढ़ सकूं, क्योंकि चैट तो चली जाती है, चैट नहीं पढ़ पाते बाद में, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी यार, डोंट वरी, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं और एक्स्ट्रा वीडियोस बनाऊं आपके लिए, दैट आई विल डू। बाकी आपका जो लिटरेचर सिलेबस है वो तो स्टार्ट होने ही वाला है। फ्राइडे को लेटर राइटिंग का वीडियो आ रहा है आप लोग के लिए, सैटरडे को भी कुछ आएगा, थर्सडे को नोट मेकिंग का वीडियो आ रहा है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए आ ही रहा है, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, पढ़ाई करो सब लोग अपनी, जाके ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोग का। कल मिलूंगी आपसे 3 बजे कल। बाय, टेक केयर एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। यदि नहीं चल रही है ना तो चला दो उसे। क्यों? क्योंकि भाई आपकी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है। आप लोगों को पता भी है कि मेरा किस सब्जेक्ट का कब एग्जाम होगा, पता है ना। अब मैं बताता हूं, मैं अपनी बात करूं तो हिंदी का जो एग्जाम होगा वो 17 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले 15 मार्च को आपका SST का एग्जाम है। 15, 16, 17, यानी कि सर 15 को SST का है, 17 को हिंदी का है, तो 16 एक ही दिन है हमारे पास हिंदी का। क्या कर सकते हैं उसमें? क्या तुम एक दिन में पहाड़ तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा? सर अभी तक तो हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। कोई बात नहीं की है तो यार मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं। अभी तक किसी ने स्टार्ट भी नहीं की है ना, तो आज से शुरुआत कर दो आप लोग। यानी कि 2 जनवरी से मैंने जो पढ़ाया है वो पढ़ लो। मैं तुम्हें 100% नंबर दिलवा कर रहूंगा। यानी कि 100 में बोल रहा हूं तो 99 तो कंफर्म है। वो 1% नंबर कहां कटेगा? वो आपका जो सेकंड पार्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 40 मार्क्स का, उसमें कोई भी आप करोगे मिस्टेक्स, एक अशुद्धि यानी एक मीनिंग्स गलत कर दोगे तो मास्टर उसमें से आपका नंबर काट लेगा। बस वो मिस्टेक नहीं करोगे ना तो मैं 100 नंबर 1 दिलाऊंगा आप लोगों को, 100% नंबर दिलाऊंगा, ध्यान रखना। मैं 99 वाला सदस्य नहीं हूं कि मैं 99.99 ले आऊंगा तो मैं कोई बहादुरी वाला काम कर दूंगा। नहीं बेटा, मुझे 100% मार्क्स चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। बस आपको तो सुनना है और देखना है अच्छे से, ठीक है। क्या क्या करना होगा पहले बता देता हूं मैं आपको। जब जब मेरे लाइव क्लासेस हों तब तब आप लोगों को लाइव लेना है, और जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं मेरे साथ साथ घर पर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। मात्र 2 काम करेंगे, मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना है, और जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उनकी घर पर बैठकर जैसे आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी तो 10 मिनट और पढ़ना है। ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं आपका। लाइव क्लासेस जो समय लेता हूं वो प्लस में 10 मिनट और उसके सेशन के बाद में, ठीक है। चलें आगे, अब चलते हैं। अब देखो, पहली बात तो ये देखिए, विश्वास यदि तेरे मन में है तो लक्ष्य तेरे हक में है। विश्वास जगाना होगा, विश्वास पैदा करना होगा। कैसे पैदा होगा गुरुजी? हमें तो पता नहीं पैदा कैसे होता विश्वास। अरे कुछ नहीं करना भाई, मैं जो कह रहा हूं बस वही ध्यान रखना है। या चाहे आपने स्कूल में पढ़ा या नहीं पढ़ा, कभी लाइव क्लासेस ली या नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं है। आज कह रहा हूं 101% मैं नंबर नहीं दिला दूं आप लोगों को तो 17 मार्च को जिस दिन पेपर दे के आओ ना, उस दिन मुझे कह देना कि सर आपने गलत कहा था। एक भी क्वेश्चन से बाहर चला जाए तो मुझे कह देना सर ये क्वेश्चन आपका बाहर गया आपके पढ़ाए हुए में से। हाँ, 2 जनवरी से आगे तब तक मैं पढ़ाऊं तब तक आपको पढ़ना होगा, और वो सब चीजें आप लोगों को याद में होनी चाहिए। अब देखो, यहां मैंने लिखा है कर्म। कर्म कैसे बनता है, कैसे करेंगे? तो आपको विश्वास के साथ में उसमें क्या जोड़नी है? ईमानदारी जोड़नी है, तो जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका लक्ष्य 101% प्राप्त हो जाएगा। तो सर हम क्या क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार। आप लोग क्या करना है, देखो ये तो आपको पता ही है कि आपका इंग्लिश का कब है, SS साइंस का कब है, SST कब है। हम लोग यदि चर्चा करें हिंदी की तो हमारा हिंदी का पेपर है 17 मार्च को बेटा। अब 17 मार्च को है हमें, तो मतलब इसका मतलब है 16 मार्च एक दिन ही बचा हमारे पास। तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं करना, मेरे साथ साथ मैं सुबह आप लोगों को, यानी 15 मार्च जैसे आप 10:30 से 2.5 घंटे का जो भी पेपर आप लोग दे के आओगे, उसके बाद मैं 2 बजे सेशन कर दूंगा स्टार्ट। कब से? 2 बजे, यानी कि कब? 15 मार्च से स्टार्ट कर दूंगा मैं। कब से? 15 मार्च से 2 बजे से स्टार्ट कर दूंगा। रात को मैं लेट नाइट तक पढ़ाऊंगा मैं, इन 10, 11, 12 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में सुबह 4 बजे
मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से 4 AM टू क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और लेट नाइट तक पढ़ेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। क्या आप रेडी रहेंगे? और फिर हाँ सुनो, 17 तारीख को फिर हम 4 बजे मिलेंगे, 17 को भी मिलेंगे हम लोग। तो हम लोग 15 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेकर के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग मॉर्निंग में 16 तारीख को 4 बजे से मिल लेंगे, फिर कंटिन्यू पढ़ेंगे। फिर 17 को भी हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे मिलेंगे। रेडी हैं? रेडी हैं? नहीं है तो हो जाओ। अब आगे हमें क्या करना होगा? आगे देखो, 15 फरवरी तक हमें हमारा हिंदी को कंप्लीट करना है। अब हिंदी में क्या क्या है कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो हमारा क्या है, हिंदी व्याकरण का पोर्शन है। अब हिंदी व्याकरण का पोर्शन कितना है गुरुजी, पता है आप लोगों को? देखो 16 मार्क्स के तो आपके पास क्या होंगे, व्याकरण के टॉपिक है, जिसमें क्या है, रचना के आधार पर वाक्य है, आपका पद परिचय है, आपका वाच्य है और आपका अलंकार है। इसके अलावा और क्या है गुरुजी, आपके 20 मार्क्स के अनुच्छेद लेखन, स्वयंवृत्त लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन, ये है आपका। तो कुल कितने मार्क्स का हो गया गुरुजी? फिर व्याकरण का पार्ट, ग्रामर का पार्ट, तो 20 और 16 36, यानी कि ये सबसे बड़ा पार्ट है आपका, यानी 36 मार्क्स का तो आपकी व्याकरण है। और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज मैंने जो पढ़ाया था उसका नाम था रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कॉन्सेप्ट विद MCQ। कंप्लीट करवा दिया है, पढ़ लेना जा करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करवा दिया, प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो चुका है आप लोगों का। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको पता ही है। फिर हमारी एक पुस्तक बची क्षितिज भाग 2, एक बचती है कृतिका भाग 2। अब कृतिका भाग 2 से 3 ही चैप्टर है मात्र। कितने चैप्टर? मात्र 3। अब यहां हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे? अपन रोजाना एक एक टॉपिक तो व्याकरण का पढ़ेंगे, तो 4 टॉपिक ये बच हो गए और 4 टॉपिक ये हैं आपके। तो मतलब 10 दिन का काम इसमें समाप्त हो जाएगा। 10 दिन में हम लोग इस